Hi dear learners of English, greeting. This is Rahman and I welcome you to our AC classes of English language. Today we are going to learn idioms and phrases and we will let you know how you can learn easily. You will learn only one time and you will remember forever. हमें कुछ ऐसा सीखना है कि हम एक बार ही किसी वोकेबलरी से रिलेटेड बात को याद करें, वर्ड को याद करें, शब्द को याद करें और हमेशा के लिए आपके लिए वो वर्ड याद हो जाए, बार बार उसी वर्ड पर आपको टाइम न लगाना पड़े। तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड आउट ऑफ द क्वेश्चन, इसका मतलब होता है इम्पॉसिबल। इसी के साथ साथ ही इसके नीचे दूसरा वर्ड दिया है जिसका मतलब है पॉसिबल। अब यहाँ पर ये कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है कि इम्पॉसिबल कौन सा है और पॉसिबल कौन सा है। तो याद रखने का आपका मेथड ये होगा, इसके अंदर आपका द एक्स्ट्रा है तो यहाँ पर इम एक्स्ट्रा है, आउट ऑफ क्वेश्चन में द नहीं है तो यहाँ पर जो इम है वो डिलीटेड है, तो द हटा तो इम हटा। तो इस तरह से आपको ये दो याद हुए। एट द आउटेस्ट, एट द आउटेस्ट का मतलब है इन द बिगिनिंग। अब हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें वर्ड का मीनिंग समझना होता है और वर्ड का मीनिंग समझने के बाद हम उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में देखते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखने के बाद हम क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। तो पहले हमने इसका मीनिंग यहाँ पर लिख दिया, इसके बाद हम पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे। इन द बिगिनिंग ये हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई से रिलेटेड। व्हेन का आंसर दे रहा है तो ये एडवर्ब हुआ, ये इट मीन्स ये सेंटेंस के लास्ट की तरफ लगेगा, प्रेडिकेट पार्ट में लगेगा और सब्जेक्ट पार्ट में लगाते हैं तो कॉमा लगाएंगे। तो ये था पॉइंट ऑफ द डे, एक्स्ट्रा बात। अब आते हैं कि इसको याद कैसे करें। तो हमने मीनिंग सीख लिया, पार्ट्स ऑफ स्पीच सीख लिया। अब हम देखेंगे एट द आउटेस्ट को रिलेट करेंगे हम बिगिनिंग से। तो आउटेस्ट, मान लीजिए आपको कहीं पर एंट्री करनी है और आप अभी बाहर ही खड़े हैं, बाहर के भी बाहर, आपका सिलेक्शन अभी नहीं हुआ है, तो आउटेस्ट जो है आपको बिगिनिंग से रिलेट करिए तो याद करा देगा। एट द आउटेस्ट आई स्टार्टेड लर्निंग वोकेबलरी। जब मैंने ग्रामर शुरू की तो बिगिनिंग में मैंने जो है वोकेबलरी लर्न करना शुरू किया। तो इस तरह से आप इसे रिलेट करके लर्न कर पाएंगे। एक्स आउट का मतलब है टर्न आउट, टर्न आउट। टर्न आउट का मतलब है निकाल कर बाहर करना। निकाल कर बाहर करने को आप एक्स आउट कैसे याद रख सकते हैं। आपके पास कुल्हाड़ी है और कुल्हाड़ी क्या काम करती है, कुल्हाड़ी करती है काम काटने का। तो आपने क्या काम करना है, अगर आप कहीं पर कटिंग कर रहे हैं तो कट करेंगे और उसको वहाँ से हटाकर बाहर फेंक देंगे, फिर दूसरा कट करेंगे, फिर उसको हटाकर फिर बाहर फेंक देंगे। तो ये जो आउट है ये आउट ही टर्न आउट याद दिलाने में सहायक होगा। दूसरे इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ये वर्ब है, यहाँ पर एक्स, एक्स्ड, एक्स्ड यूज़ करेंगे। आई एक्स्ड आउट माई ऑल प्रॉब्लम्स, या जो भी आपने काट कर बाहर फेंका, आई एक्स्ड आउट माई बैड कंपनी, तो वो सब आप इस तरह से यूज़ करेंगे। और ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच हुआ, ये हमारा मीनिंग हुआ, लिंक हम देख चुके हैं। इसके बाद आते हैं बाइट द बुलेट। तो बाइट द बुलेट का जो मीनिंग निकल करके आता है वह आता है विपरीत परिस्थिति का सामना करना, विपरीत परिस्थिति का सामना करना। तो विपरीत परिस्थिति के सामना करने में आप क्या करते हैं, विपरीत परिस्थिति का सामना करना। जब आप विपरीत परिस्थिति का सामना करते हैं तो सामने से कुछ ना कुछ आपको ऑब्स्टेकल्स आ रही होती हैं। उन ऑब्स्टेकल्स को बुलेट के रूप में ले लीजिए, एरोज के रूप में ले लीजिए, पिंस और कांटों के रूप में ले लीजिए, और आप सबको जो है गल्प करते जा रहे हैं। जैसे बुलेट आती है आप मुंह खोलते हैं, उसे गल्प कर लेते हैं, और जैसे जैसे आपको बुलेट्स लगती जा रही हैं, एरोज आ रहे हैं, आप सबको अंदर चबाते जा रहे हैं और उनको सबको ख़त्म करते जा रहे हैं। तो बाइट द बुलेट। तो बाइट बुलेट जो आपको हर्ट करनी थी आप उसे हजम कर गए, खा गए, बाइट कर लिया आपने, चबा लिया। तो बाइट द बुलेट, तो भाई बुलेट कोई अच्छी चीज़ तो होती नहीं है, ऑफ कोर्स विपरीत परिस्थिति है। तो इस तरह से बाइट द बुलेट को आपने याद कर लिया।
इस बुलेट को आपने विपरीत परिस्थिति, और बाइट का मतलब है सामना कर लिया, इट मीन्स प्रॉब्लम्स को चबाकर आपने फेंक दिया, आपको कोई हर्ट नहीं हुआ। तो इस तरह से आपने इसका लिंक बनाकर याद कर लिया, मीनिंग आपके सामने आ गया है। और अगर हम बात करें पार्ट्स ऑफ स्पीच की तो ये वर्ब है। ऐसे ही देखते हैं आगे और सिलसिला दूसरे वर्ड्स और फ्रेजेस। हम है एट अ पिंच। सबसे पहले इसका मीनिंग जानते हैं। इसका मीनिंग होता है इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस ऑफ इमरजेंसी, और आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं इफ हार्ड प्रेस्ड। हार्ड प्रेस्ड का क्या मतलब होता है? हार्ड प्रेस्ड का मतलब होता है जब बहुत ही दुश्वारी का समय हो। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि एट अ पिंच का क्या मतलब है। अब एट ए पिंच को हम कैसे रिलेट करें? तो देखिए, जैसे जब हम पिंच कब लेते हैं किसी चीज़ का, जब हमारे पास कोई चीज़ बहुत कम होती है। मान लीजिए हमारे पास कोई मटेरियल बहुत कम है, तो हम उसका थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा लेकर के काम करते हैं, यानी हम जो है बदहाली या विपरीत परिस्थिति में चल रहे हैं। तो एट अ पिंच, एक पिंच काम में हम लेते हैं, जबकि हम पहले बहुत सारा स्पूनफुल यूज़ किया करते थे क्योंकि हमारे पास उसकी ज़्यादा मात्रा नहीं है। तो पिंच से इन केस ऑफ एमरजेंसी आपको याद आता है, तो आप कहेंगे एट अ पिंच यू कैन यूज़ योर सेविंग्स, यानी कि जब आपका पैसा ख़त्म हो गया तो आप थोड़ा सा अपनी सेविंग्स में से निकाल कर खर्चा कर सकते हैं। तीसरी बात आती है कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है। तो ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है आपका, ये है एडवर्ब, क्योंकि ये आपको हाउ और व्हेन की तरफ इशारा देता है। इसके बाद आता है अ बोन टू पिक विद समवन। तो इसको देखकर एक इडियम याद आता है, अ बोन ऑफ कंटेंशन। अगर 2-3 कुत्तों में एक हड्डी डाल दी जाए, अब हम इसको रिलेट कर रहे हैं कि इसे कैसे याद रखें। तो इसका पहले मतलब समझ लेते हैं। इसका मतलब है कि किसी समस्या का कारण या किसी समस्या का मूल मीन्स जड़, किसी समस्या का मूल कारण, यानी आप इंग्लिश में कह सकते हैं कॉज ऑफ ट्रबल। तो ये अब हमें याद करना है। याद करने के लिए हमें हमेशा एक लिंक बनाकर चलना है, ताकि अ बोन टू पिक विद समवन सुनते ही ये हमें अर्थ याद आ जाए। तो अ बोन ऑफ कंटेंशन, 5 कुत्तों में 4 कुत्तों में आपने एक हड्डी डाली, सब लड़ने लगे, तो यानी हड्डी कारण बनी झगड़े का। इसी तरह से अ बोन टू पिक विद समवन, तो ये जो बोन है ये कोई एक ऐसी बात है जो कि किसी के साथ जब आप उसे पिक करते हैं, दूसरे लोगों में उसको उठाते हैं, तो तुरंत दूसरे झगड़ने लगते हैं। मान लीजिए कि एक बड़ी फैमिली है, उसके अंदर कोई प्रॉपर्टी है, जैसे ही आप बोन इज इक्वल टू प्रॉपर्टी को पिक करते हैं, उठाने की कोशिश करते हैं, तो दूसरे लोग उसको ऑब्जेक्ट करने लगते हैं एंड इट बिकम द कॉज ऑफ ट्रबल। तो इस तरह से हम याद कर पाए कि माई ओल्ड हाउस इज़ अ बोन टू पिक विद माई रिलेटिव्स। अब सवाल आता है कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आता है। अ बोन टू पिक विद समवन का मतलब हुआ कि ये आपका नाउन फ्रेज हुआ, यानी ये नाउन फ्रेज आपके सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पर काम आएगा। तो ये आपको नाउन की जगह दे रहा है, क्योंकि ये ए से शुरू होकर के पूरा फ्रेज किसी प्रॉपर्टी को बता रहा है। डंकीज ईयर्स, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि ये जो है कुछ नेगेटिव सेंस देने वाला है, फिर भी अंदाज़ा हर जगह नहीं चलता। सबसे पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। काफ़ी समय के बाद, काफ़ी समय के बाद, या जिसके अंदर काफ़ी समय खर्चा हो गया हो, या जिसमें बहुत लंबा अरसा बीत गया हो। तो डंकीज ईयर्स यानी जो गधे की हालत है वो काफ़ी समय बाद भी नहीं बदली, तो हम कहेंगे डंकीज ईयर्स। अगर सपोज़ करो हम कहते हैं कि मैंने ये मकान बनाया बहुत मशक्क़त, बहुत मेहनत के बाद, तो हम कहेंगे द बिल्डिंग ऑफ दिस हाउस टूक डंकीज ईयर्स, क्योंकि बहुत मेहनत से पैसा जमा किया और बिल्कुल दिन ऐसे गुजर गए मकान बनाने में, इकट्ठा करने और बनाने में, जैसे किसी गधे की ज़िंदगी को बदलने में दिन बदलते हैं। इसका मतलब बहुत टाइम लगा। वंस हैंड्स टू बी फुल, जो कि नया इडियम है, इसका सबसे पहले देखते हैं मीनिंग क्या है। मीनिंग है बिजी या व्यस्त रहना। तो हम सबसे पहले रिलेट करेंगे कि वंस हैंड्स टू बी फुल को बिजी से कैसे रिलेट करें। तो जब हमारे पास 2 हाथ हैं और ये अभी फुल हैं, हम किसी काम में एंगेज हैं, तो हम दूसरी चीज़ नहीं ले सकते, और दूसरी चीज़
ना लेने की वजह से हम बिजी हैं, क्योंकि एक ही तरफ काम हो सकता है। तो हैंड्स का फुल होना बिजी की तरफ बताता है, क्योंकि आप एक काम से निपटेंगे जब दूसरा करेंगे। इसलिए जब कोई हमसे बिजी टाइम में मिलता है तो हम कहते हैं प्लीज सी मी लेटर बिकॉज एट दिस टाइम आई एम बिजी, इट मीन्स माई हैंड्स आर फुल। यहाँ पर जो वंस है, यहाँ पर माई, योर, हिज पॉजेसिव प्रोनाउन आ जाएंगे और टू बी की जगह आप इज, आर, एम, वाज, वर का यूज करते हैं। इट मीन्स माई हैंड्स आर फुल बिकॉज आई एम डूइंग दिस, सी मी लेटर। तो इस तरह से आप इसे याद कर पाए। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो है इतना हिस्सा आपका नाउन की तरह से, टू बी, इज, आर, एम की तरह से आएगा। तो ये सेंटेंस के एक बड़े पार्ट के रूप में आया है। तो इसको हम ना तो सीधे सीधे से नाउन कह सकते हैं, ना प्रोनाउन कह सकते हैं, ना एडजेक्टिव कह सकते हैं, ना एडवर्ब कह सकते हैं, क्योंकि हैंड्स यहाँ पर आया, टू बी की जगह लिंकिंग वर्ब आया। तो ये आपका एक पूरा सेंटेंस की तरह से क्लोज में भी यूज हो सकता है, और अगर आप टू बी यूज करते हैं तब ये फ्रेज होगा। इसके बाद हम आते हैं एल्बो रूम। तो जैसा कि वर्ड एल्बो दिखाता है कोहनी और रूम कहते हैं जगह को, तो एल्बो रूम का मीनिंग निकल करके आता है स्वतंत्रता। ठीक है, एल्बो रूम अपने आप में गुंजाइश का सिंबल है। तो यहाँ पर ये नाउन है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के तौर पर ये नाउन हुआ। मीनिंग हुआ इसका स्वतंत्रता या किसी काम को करने की सहूलत, एक सफिशिएंट टाइम आपके पास होना, लीनियंसी के साथ समय होना। तो इसको याद कैसे करें, इस एल्बो रूम को स्वतंत्रता से कैसे कनेक्ट करें, तो आप इस तरह से कहेंगे कि भाई आपकी ये एल्बो है और एल्बो को मूव करने के लिए रूम चाहिए, मीन्स जगह चाहिए, मीन्स गुंजाइश चाहिए। तो या तो आप सीधे खड़े रहें, लेकिन अगर आपको घूमने फिरने की स्वतंत्रता है तो ऑफ कोर्स आपको एल्बो को मूव करने के लिए रूम आपके पास है। तो एल्बो मूव करना, रूम होना, रूम मीन्स गुंजाइश होना, और स्वतंत्रता में गुंजाइश होती है। तो आई होप कि ये सारे इडियम्स आपने बहुत अच्छे से याद किए होंगे। इस तरह के इडियम्स को लगातार लर्न करते रहने के लिए, और इस इडियम को टिप्स एंड ट्रिक्स वाली सीरीज में लगातार एक बार पढ़कर समझते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन के थ्रू अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कराते रहिएगा। मिलते हैं जल्दी इसी तरह की दूसरी वीडियो में। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।